क्या हाल चाल। सब बढ़िया, चकाचक मस्त जी। हिंदी की दवाई आरो यारो। रात 9:30 बजे की यह क्लास जो धीरे धीरे आपकी और हमारी आदत बनती जा रही है। ईश्वर करें इस आदत का लाभ आपको परीक्षा में मिले। हमारा हृदय कहता है आपको मिलेगा ही मिलेगा। हिंदी में जो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हुआ है और जो आप कमेंट्स करते हैं और कहते हैं, जो पुराने छात्र हो चुके हैं, मज़ा आ जाता है कि सही आप जितने सवाल लाए हम पूरा कर दिए, मन आनंदित हो जाता है। ये आनंद हमारा बरकरार रहे। सिखाने के लिए जो ये भगवान ने हमको ललक दी है, पढ़ाने की ये जो ख्वाहिश दी है, ये ऐसे ही चलती रहे और आप सब इसका लाभ लेते रहें, बस यही ईश्वर से प्रार्थना। आइए आरो यारो हिंदी की दवाई आपके लिए हम करते हैं शुरू। कुछ लोगों की डिमांड है गुरुजी दवाई की डोज बढ़ाई जाए। धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, अभी तो हाँ गति में आ जाइए, धीरे धीरे बढ़ा दी जाएगी, ज़्यादा क्लासेस भी मिलेंगी ज़रूर। आइए हिंदी की इस दवाई का पहला सवाल आपके सम्मुख रखता हूँ। निहायत सरल सवाल है, देखने में बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं पहचानते हैं। उत्तर दीजिए। मंथर शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो बहुत बार का आपका किया हुआ सवाल है। जब आप मंथर देखते हैं तो मंथर का अर्थ होता है धीमा। अब विलोम क्या खोजें? मंद, मंद माने भी धीमा होता है। महत्तम माने मैक्सिमम, बड़ा। अब क्षिप्र और तेज दोनों का मतलब सब दोनों समानार्थी हैं, तो उत्तर क्या लगाया जाए? जो तेज है वही क्षिप्र है, लेकिन उत्तर क्या लगाया जाए? तो भैया उत्तर क्या लगाया जाना चाहिए? क्षिप्र लगाया जाना चाहिए, क्योंकि मंथर जिस प्रकार तत्सम बिरादरी से शब्द बना है उसी प्रकार तत्सम बिरादरी का विलोम क्षिप्र लेंगे। अगर तेज लिखा होता तो धीमा लगाते, धीमा लिखा होता तो तेज लगाते। बात समझ गए? बस यही जोड़ा बिरादरी पकड़ना आपको आना चाहिए और आप पकड़ लेते हैं। अब आप सब खिलाड़ी हो ही रहे हैं धीरे धीरे। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल है कि अधोमुख शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? व्हाट वुड बी द अपोजिट ऑफ अधोमुख? तो जब हम इस अधोमुख को पकड़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यह शब्द बना है विसर्ग संधि से, अधः, और उसमें जोड़ दिया गया है मुख। तो सवाल उठता है गुरुजी अधः का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत में अधः का मतलब होता है नीचे, और जब अधः की बात करें तो ठीक अधः का जो अपोजिट होता है वो होता है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व माने होता है ऊपर। अब संस्कृत में अगर कहना है तो अधा ऊर्ध्व कहेंगे, हिंदी में कहना है तो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर कहेंगे। अब सवाल उठता है मुंह ऊपर नीचे की ओर, ऐसे मुंह झुका हुआ तो अधोमुख। तो उचित उत्तर क्या मिलेगा? ऊर्ध्वमुख मिलेगा, माने मुंह ऊपर की ओर। ठीक, हम ऐसे ऐसे बैठे हैं तो अधोमुख है, और ऐसे देखने लगे तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वमुख हो जाएंगे। और गुरुजी तो ये सम्मुख क्या है? सम माने समानता में बराबर बराबर। आप और हम बैठे बतिया रहे हैं और हम ऐसे एक दूसरे को देखें तो हम आपके सम्मुख हैं। तो सम्मुख, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख दिख रहा है। ऊपर को मुख तो ऊर्ध्वमुख, सामने मुख तो सम्मुख, नीचे मुख तो अधोमुख। क्या आनंद है। और विमुख गुरुजी क्या होगा? विमुख, मुंह फेर लिया, सामने देखने के बजाय ऐसे फेर लिया तो विमुख हो जाएंगे। तो विमुख माने मुंह फेरना, सम्मुख माने सामने से, ऊर्ध्वमुख माने हुआ ऊपर की ओर देखना, और ऊपर की ओर मुख। ऊर्ध्वगामी माने ऊपर की ओर जाना। ऊर्ध्वगामी का विलोम गुरुजी क्या होगा? अधोगामी माने नीचे की ओर जाना। वाह! अब आपको क्या लगता है कि एक सवाल का उत्तर आप सीखे? हाँ? आप कॉन्सेप्ट में सीख लिए, बनाओ सवाल कहां से बनाओगे? यही 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 सीखना है हिंदी में। आइए अगले सवाल पर। हाँ, अकुलीन शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? थोड़े सरल थोड़े कठिन का मिश्रण है। तो अकुलीन का कुलदीपक, अकुलीन माने जो कुल खानदान वाला न हो, जिसके खानदान अच्छा खानदान न हो। तो कुल कलंक कोई सेंस नहीं दे रहा है। कुलदीपक जो खानदान का नाम रोशन करे। अभिजात्य होता है कुलीन को कहते हैं, जो खानदानी लोग होते हैं, मतलब जो जिनका परिवार सम्मानीय, इज्जतदार, धन रुपया, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ हो, उनको अभिजात्य बोलते हैं। और जिनके पास सामाजिक प्रतिष्ठा आदि कम हो, धन रुपया बहुत मायने नहीं रखता, सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा मायने रखती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ ऑब्वियसली धन तो होना ही चाहिए, बिना धन के तो अब सामाजिक प्रतिष्ठा रह नहीं गई समाज में। तो अकुलीन माने जो सामाजिक प्रतिष्ठा धन आदि में हीन हो समाज में, और अभिजात्य माने जो कुलीन हो, खानदान वाले हो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है? विचारणीय सवाल। क्या लगाया जाए? विरहिणी, विरहणी, कुशल पूर्वक, मुखापेक्षी। क्या हो सकता है सही जवाब? जानने के लिए हम जाते हैं इन चारों ऑप्शन की ओर और हम देखते हैं कि मुखापेक्षी दो शब्दों से मिलकर के बना है। मुख
अपेक्षी, तो शब्द बना मुखापेक्षी, माने किसी के मुख को देखकर उससे उम्मीद करना। मुखापेक्षी मतलब किसी से उम्मीद करने वाला। कुशल पूर्वक सही लिखा, ये भी सही लिखा। अब इन दोनों में मामला फंसता है, तो विरहिणी सही है, ये गलत लिखा है। कुशल पूर्वक सही लिखा है, ये सही लिखा है, विरहिणी गलत लिखा है। विरहिणी होता है, विरह मूल शब्द है। अगर कोई पुरुष विरह में होगा तो विरही, और विरहिणी, इस विरहिणी का हिंदी विरहीन चलता है, तद्भव विरहीन। हमने एक दोहा लिखा, होली के दरमियान का दोहा है कि विरहीन मन में हुलस्ती, दौड़ लगाए अंग। गांव में सामान्यतः लोग बाहर कमाने जाते हैं, तो मान लो प्रियतम, होली का मौसम है, वो होली आई है तो होली करने आए हैं कमा धमा के, तो दरवाजे पर खड़े हैं। तो विरहीन, जो उसकी विरहिणी स्त्री है जो घर में रह रही है, तो विरहीन मन में हुलस्ती, दौड़ लगाए अंग। इतने दिन बाद प्रियतम मिले हैं, दौड़ के गले लगा ले। तो विरहीन मन में हुलस्ती, दौड़ लगाए अंग, और सम्मुख हैं प्रियतम खड़े, सब परिवारी संग। हाय, प्रियतम सम्मुख खड़े लेकिन परिवार वाले हैं, तो लोक लाज के भय से गले लगाने को हो नहीं पा रहा है। मन यही है कि दौड़ के लगा ले। ये हमने लिखा था दोहा होली के दरमियान। होली में जबर दोहे लिख गए थे एक बार, कि जैसे आप सब है ना कि इस उम्र के, तो जब घर जाते हैं बाहर पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ दुनिया के तमाम सब मोबाइल के माध्यम से जीवन में तमाम अनेक संबंध हैं, तो उस पर, और जब घर जाते हैं तो व्हाट्सएप पर नज़र रहती है कि यह आया मैसेज, वो आया। तो लिखा था कि होरियारे मस्ती करें, लय होली, लय जोगी और रंग। एक को कोई बना लेते हैं कुछ कार्टून जैसा, सब नाचते हैं। तो होरियारे मस्ती करें, लय जोगी और रंग, और बबुआ आंख लड़ा रहे व्हाट्सएप के संग। उनका जोगी रंग सब मोबाइलियम है। तो विरहीन याद रखिएगा, विरहीन, और विरहीन का ये जो छोटी की मात्रा हीन है, यही विरहिणी को याद रखवाएगा, विरहिणी मत कह दीजिएगा। तो ये गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखा है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल संख्या 5। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध है? जबर सवाल गढ़ा है, एक शुद्ध है बस। मैत्रता, तरोष छाया, पयोपान, पुनरावलोकन, कौन सा है? नजर है हमारी। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो कक्षा है, हाँ वो कमेंट में अभी आप ज्ञान देना शुरू कर देंगे तब बता दें। यह कक्षा आप प्री रिकॉर्डेड, मतलब मैं आपकी क्लास के होने के 1.5-2 घंटे पहले इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूँ। मैं इस समय बाहर हूँ, मतलब लखनऊ से बाहर हूँ इस समय, तो इसलिए आप कमेंट में चक 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 न करें ये कौन सी वो कौन सी। बात वैसी ही हो रही है। अगर खाली मेरी ओर देखोगे तो यही लगेगा मास्टर साहब एकदम नज़र में नज़र मिलाए, तुम ही पढ़ाए रहे। तो कमेंट वमेंट पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ने पर आनंद लीजिए। चलिए उत्तर बताइए। और हाँ, इस समय मैं कमेंट सेक्शन में बैठ करके आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, यह भी जानिए। तो देखें, मैत्रता गलत है, पुनरावलोकन नितांत गलत है। कितनी बार सिखाया है कि जब पुनः अवलोकन करोगे तो शब्द क्या बनेगा? पुनरावलोकन। अच्छा, पयोपान, ये गलत लिखा है। पयः धन पान करोगे तो पयः पान ही बनेगा। क्यों? क्योंकि नियम है कि छोटा बड़ा, क्या था, यदि छोटा, वो क्या कहते हैं, छोटा बड़ा के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद का खा पा फा आवे तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होता है, तो पयः पान रहेगा। पुनरावलोकन पुनरवलोकन बनेगा। मैत्रता नहीं मित्रता होता है। तो क्या गुरुजी ये सही है? हाँ, ये सही है। कैसे सही है? तो आपको मैं इसी एक शब्द से 2 वर्तनियां सिखाता हूं। कंप्यूटर एक सादा पन्ना दो। देखो बच्चा, अगर कभी तुमसे पूछे कि तरु और छाया को जोड़िए तो शब्द क्या बनेगा, तो मैं उल्टा करता हूं। एक शब्द होता है वर्तनी में तरुच्छाया, रा पर छोटा की मात्रा आधा चा छाया। तरुच्छाया वर्तनी के हिसाब से एकदम सही लिखा है। इसमें व्यंजन संधि है। तरु में
छाया जोड़ा गया। ठीक, अब जरा देखिए, अगर तरोश छाया लिखा जाए, जो कि पीछे लिखा है जिसको मैंने सही माना है, तो यह भी सही है, क्योंकि इसके निर्माण का प्रोसेस अलग है। यहां व्यंजन संधि से शब्द बना है और यहां विसर्ग संधि से शब्द बन रहा है। कैसे? तरोह संस्कृत है, तरोह माने पेड़ की छाया। अब नियम कहता है कि विसर्ग के बाद चा या छा आ जाए तो विसर्ग का तालव्य हो जाता है, तो यह शब्द इसीलिए बन जाता है विसर्ग का आधा सा, तरोह छाया, तरोस छाया। तो बच्चा तरोस छाया लिखा हो तो भी सही है और तरु छाया लिखा हो तो भी सही है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे सामने तरु छाया लिख दे तो उसको देखो एक बार प्यार से, फिर मुस्कुराओ, फिर कहो भैया एग्जिस्ट नहीं करता है। ये गलत है, या तो ये सही है या तो ये सही है। तो आपको अब दिखने लगा हाँ कि एकदम ये सब गलत लिखे थे, गलत लिखे थे, गलत लिखे थे, तरोस छाया सही लिखा है। ठीक, अगले सवाल, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो मास्टर साहब हमको 2-3 दिन हुआ है, फिर भी हम ये रूल जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि यदि किसी शब्द के अंत में गण जुड़ा हो तो उसके ठीक पहले कभी बड़ी मात्रा नहीं हो सकती है। ये जो बड़ा की मात्रा है ये गड़बड़ है, यानी कि यही वाला गलत लिखा है। गण के ठीक पूर्व हमेशा लघु मात्रा होगी। इसका एग्जाम्पल आपको अभी कल ही परसों की क्लास में बताया था कि अगर मंत्री, अरे कल की क्लास में गुणीगण याद आया, गुणीगण, गुणी धन गण में ड़ा पर छोटी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ मात्रा गण के पहले आईबे नहीं करेगी। मंत्री गण अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा? ये शब्द बन जाएगा मंत्री गण। हजम नहीं होगा लेकिन सही यही होगा। और देखो अगर विद्यार्थी गण लिखा है तो ये वर्तनी के हिसाब से जो लफ्ज बनेगा वो बनेगा विद्यार्थी गण। जी, दिल नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हारे दिल का हम क्या करें? तुम्हारा दिल भटक गया है, बहुत पहले से करप्टेड हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। अब हम उस दिल को सुधार सकते हैं, तो तुम्हारा जो दिल माने माने हमको फर्क नहीं पड़ता। जो सही बात है वो यही है कि विद्यार्थी में अगर जोड़ के विद्यार्थी बनेगा तो दुरात्मा में, दुरात्मा एकदम सही लिखा है, दुरात्मा में कोई दोष नहीं है, लेकिन जब इसमें गण लगाएंगे तो ये बड़ा की मात्रा छोटे मात्रा में बदलेगी, तो ये शब्द दुरात्म गण हो जाएगा। खराब आत्मा वाले लोग। अंतःकरण आंतरिक अभ्युदय में कोई दोष नहीं है, यह एकदम शुद्ध लिखें। ठीक, अगले सवाल, सवाल संख्या 7, वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द मात्र शुद्ध है, ओनली वन। शुद्धिकरण, सम्मान, शशिभूषण, श्वेता। सुनिए, सम्मान तो कोई बच्चा बता देगा गलत है और शशिभूषण कोई बच्चा बता देगा गलत है, क्योंकि सम्मान ऐसे नहीं, सम्मान ऐसे लिखा जाता है, और शशिभूषण नहीं शशिभूषण लिखा जाता है। अब मामला शुद्धिकरण और श्वेतांगी में फंसता है। पुराने खिलाड़ी मुस्कुरा रहे होंगे कि गुरुजी शुद्धिकरण गलत लिखा है। काहे गलत लिखा है? जैसे अभी एक रूल बताया, ऐसे एक नियम याद रखिएगा कि जब करण शब्द किसी प्रत्यय में, जो किसी शब्द में प्रत्यय के तौर पर जुड़ता है, तो अपने से ठीक पहले बड़ी ई की मात्रा बना देता है। जैसे गण छोटा करता है, ऐसे करण बड़ी ई की मात्रा लगाता है। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, और सरलकरण, सरलीकरण, मानवकरण, मानवीकरण, विद्युतकरण, विद्युतीकरण, लाभ बड़ी। यहां बड़ी का नियम है कि को करण लगेगा तो उसके ठीक पहले बड़ी लाना पड़ेगा, और वहां यह नियम है गण में कि वो लघु हो जाती है, मात्रा छोटी हो जाती, जो भी बड़ी मात्रा होगी उसको छोटा कर देंगे, बड़ा होगा तो छोटा कर देंगे गण में, जो अभी इसके पहले बताया। और करण का रूल है कि इसके ठीक पहले मात्रा बड़ी की होनी चाहिए। दैट इज वाई शुद्धिकरण इज राइट, दिस इज नॉट राइट। अब आते हैं श्वेतांग। श्वेतांगी एकदम सही लिखा है। श्वेतांग माने सफेद अंग वाला पुरुष, और श्वेतांगी माने सफेद अंग वाली, अच्छे सुंदर अंग वाली स्त्री। श्वेतांगी, श्वेतांग, श्वेतांगी, एकदम कोनो दिक्कत नहीं। अगले सवाल,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब ये सवाल पूछने में हमको मजा आता है क्योंकि हमको लगता है कि यू ऑल आर अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट रूल, बेसिक रूल समझ में आ चुका है। कौन सा सर्वनाम यहाँ विशेषण बन रहा है? जो सर्वनाम विशेषण बन रहा है वही होगा सार्वनामिक विशेषण। तरीका क्या है? तरीका है कि यदि किसी सर्वनाम शब्द को तुम किसी संज्ञा से रिप्लेस कर सकते हो तो वो सर्वनाम ही रहेगा, लेकिन अगर किसी सर्वनाम शब्द को तुम पूरी जान लगा दो और उसको किसी संज्ञा से रिप्लेस न कर पाओ तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, यू कैन इंटरचेंज दिस वह बाई मोहन उत्तर प्रदेश का निवासी है, सोहन उत्तर प्रदेश का निवासी है, कोई भी, तो ये वह शब्द संज्ञा के स्थान पर आया। लंबा लड़का स्कूल जाता है, इसमें कोई सर्वनाम शब्द नहीं लिखा है। उसका लड़का कहां पढ़ता है और वह लड़का स्कूल जाता है, इन दोनों में सार्वनामिक विशेषण कहां है? तो सुनिए, यहां है। अभी आते हैं, पहले इसको निपट ले। उस शब्द को यू कैन रिप्लेस, मोहन का लड़का, सुरेश का लड़का, उसका लड़का, इस उसको आप किसी संज्ञा से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका पक्का मतलब है यह संज्ञा के स्थान पर आया है, और जो संज्ञा के स्थान पर आया है वो सर्वनाम है। अब इस वाह से पूछो, तुम्हारी हिम्मत हो, तुम चाहे दुनिया की ताकत लगा दो और इस वाह को रिप्लेस करके अच्छी फीलिंग लाके दिखा दो। वह लड़का स्कूल जाता है, रिप्लेस दिस वाह बाई मोहन लड़का स्कूल जाता है, सोहन लड़का स्कूल जाता है। यू कांट रिप्लेस, क्योंकि ये शब्द यहां संज्ञा के स्थान पर नहीं आया है। संज्ञा के स्थान पर आए तो सर्वनाम होगा, और संज्ञा की विशेषता बतावे तो विशेषण होगा। शकल इसकी सर्वनाम जैसी है, इसीलिए इसको कहा गया सार्वनामिक विशेषण। मगज में बात जा रही है? संज्ञा के स्थान पर आएगा तो सर्वनाम, और संज्ञा की विशेषता बतावेगा, संज्ञा के पहले आएगा और इसकी जगह कोई संज्ञा ना आ पावे तो ये सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ओनली द प्रोनोमिकल एडजेक्टिव इज यूज्ड इन सी, और कहीं नहीं। ठीक, चलो 9 नंबर सवाल गया। इनमें से कौन सा विशेषण है? विच वन इज एडजेक्टिव? अरे मां साहब, ये तो अब तक खिलाड़ी हो गए हैं। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, ईमानदार लिखा होता तो मान लेते। असत्य संज्ञा है, अर्पण भी संज्ञा है। विरूपित माने जिसका रूप बिगाड़ दिया गया हो, विरूपित माने जिसका रूप बिगड़ा हुआ है, विरूपित हो जाएगा। विरूपित वस्तु, विरूपित कोई भी, जैसे आपने कोई बढ़िया मूर्ति बनाई मिट्टी की, उसके बाद वो बिगड़ गई तो विरूपित हो गई। विरूपित मूर्ति माने जिसका रूप बिगड़ गया। इत लगने से एडजेक्टिव बनता है, ये तो सिखाया है। खंडित, विरूपित, कथित, पठित, इत लगता है एडजेक्टिव बनाता है। आओ आगे बढ़े। प्रतिशब्द का पर्यायवाची रूप का, बहुत पहले पूछा था कभी। सोचिए, प्रतिशब्द का पर्यायवाची क्या? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? पर्यायवाची को प्रतिशब्द कहा जाता है। पर्यायवाची का पर्यायवाची प्रतिशब्द होता है। पर्यायवाची का पर्यायवाची प्रतिशब्द होता है। जबरदस्त शब्द है, इसको याद रखिएगा, कभी परीक्षा में आ जाए तो चूको नहीं। राम सबसे अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? तो यदि हम अवस्था पर गौर करें तो पाते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था सबसे अच्छा, बेस्ट की फीलिंग है। तो जो मूलावस्था है ये पॉजिटिव डिग्री है, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री है, और उत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री है, बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। तो सुपरलेटिव डिग्री सबसे अच्छा, यही प्रयोग किया गया है। 12 नंबर, साहसिक का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? साहसिक नहीं है। तो आपके दिल पर, नए नए पुराने तो दिल पे इतने खंजर मार चुके हैं कि अब उनके भीतर वो दर्द होता ही नहीं है। नयों के दिल पे खंजर पड़ेगा। आप साहसिक देखते होंगे तो आपके दिल में आता होगा हिम्मत वाला। तो सुनो, साहसिक माने होता है चोर, साहसिक माने होता है डकैत। जो खनन करता है, सेंधमारी करता है, वो खनक भी चोर होता है। तस्कर संस्कृत में चोर को कहते हैं,
और मूसक भी मूस की तरह जो दीवालें काट करके रुपया चुरा ले जाता है वो भी चोर ही होता है। हिम्मत का साहसिक से कोई संबंध नहीं है। बी लगा लीजिएगा। जा रही बात बुद्धि? हाँ जी गुरु जी जा रहे। अगले सवाल पर, सवाल संख्या 13, कैरव बंधु का पर्यायवाची। बढ़िया सवाल है, विचारणीय प्रश्न है कि कैरव बंधु का पर्यायवाची क्या? अदिति, विबुध, विधु, दिति। तो भैया अदिति जो है वो देवों की माता है, ये याद हो गया होगा आपको। और जो दिति हैं वो दैत्यों की माता है। विबुध माने देवता होता है और विधु माने चंद्रमा होता है। अब इतना बताने के बाद यदि आप गलत करें तो फिर गड़बड़ है। कैरव बंधु चंद्रमा को कहा जाता है। ऐसा कैसे गुरुजी? कैरव जो कुमुदनी होती है, एक कमल दिन में खिलता है और एक कमलिनी टाइप वो छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं जिनको कुमुदनी कहते हैं, वो रात में खिलते हैं। तो जब चंद्रमा का प्रकाश मिलता है तो कुमुद प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिनके आने से, जैसे आप हम आपसे मिले या आपका कोई बड़ा प्रिय मित्र आपको मिले, उसको देख के आप मुस्कुरा दें, खुश हो जाएं, उसका संग आपको अच्छा लगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि आप हमारे बंधु हैं, भाई हैं। तो कैरव के बंधु, रात वाली कुमुदनियों के बंधु चंद्रमा। और ऐसे ही एक जबर शब्द लीजिएगा, कमल बंधु। कमल देखते ही खिल जाता है, किसको? सूर्य को। तो कमल के बंधु सूर्य हैं और कैरव के बंधु चंद्रमा हैं। तो कमल बंधु लिखा हो तो सूर्य का पर्यायवाची समझना, कैरव बंधु लिखा हो तो चंद्रमा का पर्यायवाची समझना। क्या गजब सेंस है ना? चलो अगले सवाल पर, युति का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव करना तो आपको आता है, बढ़िया से आता है। युति, द्युति नहीं, द्युति ऐसे लिखा होता तो द्युति बन जाता, चमक को बोलते हैं। गुति फर्जी लिखा है। ज्योति का तद्भव बनाओ तो ज्योति बना दोगे या ज्योत बना दोगे, ज्युति हो जाएगा। युति माने जुड़ना, ज्युति वही, तो युति को ज्युति कह सकते हैं। आप सब जानते हैं या का जा बनता है, यज्ञ को यज्ञ बोल देते हैं, यजमान को जजमान बोल देते हैं, तो या का जा बन जाता है, सामान्य है। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। एक, पानी का गिलास लाओ। ग्लास इज मेड ऑफ वाटर। गलत है, पानी का गिलास थोड़े ना होता है, ये गलत है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए, कोई दूसरे पर भी आत्मनिर्भर हो। जब आत्मा ने स्वयं लिखा है तो स्वयं काहे लगाए हो? मैं कपड़े नहीं दिया हूं, मैं खाना नहीं खाया हूं, ये सब जो लैंग्वेज बोलते हो गलत है। ठीक, बचा क्या? 1 9 2 11 हो गया, भाग गया। सही, मैं नहीं खाया हूं, मैं नहीं दिया हूं, मैं नहीं पढ़ा हूं, ये सब गलत लैंग्वेज होती है। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं दिया, इस तरह से लैंग्वेज बनाते हैं। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध 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 शुद्ध। वह विलाप करके रोने लगा। भाई साहब, विलाप करना माने रोना, तो विलाप करके का स्पेशल रोना है, इसकी वजह से विलाप और रोना एक का सेंस दे रहा है, गलत। इस समय उसकी आयु 40 वर्ष है। बहुत अच्छे से याद कर लेना, आयु इन हिंदी डिनोट्स द कंप्लीट स्पैन ऑफ लाइफ। संपूर्ण वय, संपूर्ण उम्र आपकी प्रदर्शित होती है। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, कछुए की आयु 300 वर्ष। अब अगर कह रहे हैं इस समय, तो वर्तमान को प्रदर्शित करने के लिए हिंदी के बेसिक सेंस में कभी आयु का प्रयोग नहीं करते, अवस्था अथवा उम्र का प्रयोग करते हैं। अब कुछ जने कहेंगे गुरुजी मैथ में तो हम आयु ही लिखते हैं। तो सुनो, मैथ में गणित का सवाल लगाने के लिए लिखते हो, वहां हिंदी पढ़ने के लिए नहीं लिखते हो। सेंस जान लेना, उम्र और यह अवस्था वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगा, आयु कंप्लीट लाइफ को, स्पैन कंप्लीट लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर तुम जबरदस्ती किसी का आयु 40 बना रहे हो, इसका मतलब तुम चाहते हो कि वो 41वां न देखे, तभी तो तुम आयु कह रहे हो। अब न कहना। सुनो अपने, अच्छा, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए। बच्चा, दोषी छात्रों के 4 सिर तो है नहीं,
दोषी छात्रों के सबका अपना अपना एक एक सिर होगा। दोषी छात्र चाहे जितने हैं, लेकिन सबका एक एक अपना अपना सिर होगा ना, तो अपने सिर नहीं, अपना सिर। और वैसे बेहतर होगा कि आप कहें दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया। सिर झुकाना ज्यादा अच्छा लगता है, सर नीचे कर लिया, यहां तक ठीक होगा। अपने सिर, एक आदमी के 4 होते तो अपने सिर बोल देते, अपना सिर बोलेंगे चाहे जितने हैं, लेकिन वो सब मिलके अपना 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 सिर बोलना है, इस वजह से ये गलत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। ये वाक्य गलत कब होता? जब ये लिखा होता मैं मेरी कलम से लिखता हूं, तब ये गलत होता। तो मैं मेरी नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, खूब अच्छे से लिखिए। अब कोई कहे तो जी कोई दूसरे कलम से लिख सकता है, हाँ लिख सकता है, हमारी कलम मांग ले जाओ, तुम दूसरे कलम से लिखते हो, अपनी कलम से ये तर्क ना दीजिएगा वो दूसरे के लिखता है। हाँ लिख सकता है दूसरे कलम से, भाई काहे नहीं लिख सकता है, मांग के लिख सकता है। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, मानिए निजवाचक का सूचक है। हाँ मैं मेरी से कहेगा तो गलत हो जाएगा। अगले सवाल, दीठी का तत्सम रूप क्या है? दीठी, मैं जब जब दीठी पढ़ता हूं तो हमको बिहारी का एक दोहा याद आ जाता है। आप दीठी लिखिए और मैं बिहारी का वो दोहा जिक्र करता हूं आपसे। एकटक दीठी लगाए कंज नयनी, इसमें तमाम पर्यायवाची है इसलिए भी लिख दे रहा हूं। अभी आप उत्तर तो देते रहिए, आपको कई पर्यायवाची सिखाते हूं और ये कंसेप्ट भी बता देता हूं। कंज नयनी, यहां कोने में पर्यायवाची लेते जाइए। कंज माने कमल, माने कमल नयन, कमल के समान नयन वाली। कंज नयनी, मज्जन किए। मज्जन माने क्या होता है? कई बार हम सवाल भी पूछे और परीक्षा भी पूछ चुकी है। मज्जन माने होता है स्नान। तो कंज नयनी मज्जन किए, बैठी ब्योरती बार। तो कमल नयनी नायिका स्नान करने के बाद अपने बाल ब्योरना माने बाल संवार रही, सुधार रही है। तो आपने देखा होगा स्नान करने के बाद स्त्री आती हैं, अपने बाल सामने को गिरा लेती हैं और उसके बाद उनमें उंगलियां डाल के सुलझाती हैं। काहे? ताकि वो सुलझन हो जाए तो कंघा लगाने में बाल टूटे ना ज्यादा। सबने देखा होगा ये दृश्य। तो कंज नयनी मज्जन किए, बैठी ब्योरती बारह, बाल सामने। तो सामने वाले तो जो सामने खड़ा है उसको थोड़े लगेगा ये तो बाल बना रही है। अब आगे देखिए कि कच अंगूरी बिच दीठी दये चितवत नंद कुमार। अब नंद कुमार यहाँ कृष्ण भगवान को कह दीजिए, गोपियों को कह दीजिए, या नंद कुमार अपने प्रियतम को कह दीजिए। तो सुनिए कि कच एक पर्यायवाची याद कर लेना। कच माने बाल और दीठी शब्द जो है यह दृष्टि का तद्भव है। तो समझना बाल आगे लटके हैं और वो नायिका जो स्नान करने के बाद कमल नयनी नायिका अपने बाल अपने आगे डाल करके संवार के बैठी हुई है, संवार रही है। तो वो अपने कच बालों के बीच में ऐसे उंगली डालती है और बाल हटा लेती है। तो कच उंगली माने बालों के बीच से उंगलियों से वो स्थान बनाती है। बीच दीठ हृदय नजर डालती है किस पर? चितवत माने देखती है नंद कुमार, और अपने प्रियतम को प्रेम से निहार रही है। अब मनुष्य जो आदमी जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वे ढीठ किस्म के होते हैं, वे डायरेक्ट देख लेते हैं। स्त्रियां देखती हैं लेकिन नजर छुपा के देखती हैं, डायरेक्ट नहीं देखती, वो नजर बचा के देखती हैं कि आप बैठे हैं, हो सकता है वो शीशे में आपको निहार रही हो। तो यह स्त्रियों का मनोविज्ञान है। तो स्त्रियां सीधे सीधे नहीं देखती, पुरुष ढीठ किस्म के होते हैं, निर्लज्ज किस्म के होते हुए सीधे भी देख सकते हैं। लेकिन सुनो, जहां ऑफिशियल हो वहीं देखिए, अनऑफिशियल देखिएगा तो पुलिस वाले उठा ले जाएंगे। तो अनऑफिशियल नहीं देखना है, ऑफिशियल ही देखना है। मैं इतना वर्णन इसलिए करता हूं क्योंकि मैं ऑफिशियल हो चुका हूं। तो कच अंगूरी बिच दीठ है, और ऊपर से हिंदी साहित्य का आदमी हो इसलिए वर्णन कर रहा हूं। तो कमल नयनी नायिका स्नान करके बैठी अपने बाल संवार रही है, आगे लटकाए बाल में बीच में उंगली डालती है बालों के बीच में, और उसमें से दृष्टि जमाती हुई अपने नंद कुमार अपने प्रियतम को निहारती है। तो इस बतकही में कच, बाल, कंज, कमल, मज्जन, स्नान, दीठी दृष्टि का तद्भव, यह आपको बातें याद रहेंगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो दीठी का जो तत्सम है वो दृष्टि होगा और कोई नहीं होगा।
इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? निराभिमान, तदानुकूल, गत्यार्थ, पुनरागमन। तो सुनो, निराभिमान गलत लिखा है, तदानुकूल गलत लिखा है, गत्यार्थ गलत लिखा है, अकेले पुनरागमन सही लिखा है। गुरुजी कैसे पता चले? रट के संधि पढ़ के पता चलेगा। शुद्धि वर्तनी की संधि के बिना नहीं हो सकती। निहि बिना अभिमान यानी घमंड के, तो शब्द क्या बनेगा? निरभिमान। ये विसर्ग के बाद छोटा है तो ये छोटा ही लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लग सकती। जिसका कोई नहीं उसका तो छोटा है यारों। ये विसर्ग आधारा में बदलेगा, आधेरा को छोटा पूरा कर देगा बस। अब यहाँ बड़ा होता तो बड़ा लगा देते, जैसे यहाँ है पुनः आगमन। अब विसर्ग का आधारा बना, आधेरा को मिल गया बड़ा, तो अब लगेगा बड़ा। यहाँ छोटा है तो नहीं लगेगा बड़ा, यहाँ छोटा ही रहेगा। पुनः आगमन, पुनरागमन, ये एकदम सही लिखा है। बाकी ये यण संधि है। गति अर्थ, गति के लिए शब्द बनेगा गत्यर्थ। तदानुकूल, तत् अनुकूल शब्द क्या बनेगा? त आधा ता दा में बदलेगा और छोटा की मात्रा उसको पूरा कर देगी, तो तद अनुकूल हो जाएगा। तदानुकूल जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। निराभिमान एग्जिस्ट नहीं करता है, गत्यार्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। निराभिमान, तदनुकूल, गत्यर्थ और पुनरागमन, 4 शुद्धियां आपको मिल गई। ठीक, आइए अगले सवाल पर। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। तो गुरुजी अंगुरी तो तत्सम है नहीं, वो तो संस्कृत में अंगुली या अंगुली कहिए। अंजुरी भी नहीं, अंजलि संस्कृत में होता है। यही अंजलि जो पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि और तिलांजलि आदि शब्द में अंजलि जुड़ता है, ये इसे जो है इसे दो हाथ कर लेते हैं, ये अंजुरी, इसी को संस्कृत में अंजलि कहा जाता है। और बेहतरीन सवाल है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना। चुनी, शुद्ध चुनी, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस पुस्तक में यही विशेषता है, पुस्तक की यही विशेषता है। लड्डू और लस्सी पीकर लड्डू आप कैसे पिएंगे? तो लड्डू खाकर, यहां अधूरा रह गया, और लस्सी पीकर, अब सही हो जाएगा। तो यह गलत। उसके प्राण निकल गए वह नगर दृष्टव्य है, क्या सही है? तो सुनो, ये जो दृष्टव्य लिखा है ये गलत लिखा है, बी सही। सही कैसे होगा गुरुजी? तो सुनो, संस्कृत में शब्द है, या हिंदी में कह लो, संस्कृत में दृष्टि। इस दृष्टि से 2 शब्द बनते हैं। देखने वाले को दृष्टा कहा जाता है, याद रखना, दृष्टा नहीं कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। ऐसे ही देखने योग्य को द्रष्टव्य कहा जाता है, ना कि दृष्टव्य। मूल में तो दृष्टि है, लेकिन जब देखने वाला एडजेक्टिव रूप बनाते हैं तो दृष्टा देखने वाले को और द्रष्टव्य माने देखने योग्य को बोलेंगे। तो इसलिए कभी भी जब ये शब्द आवे तो याद रखिएगा। बात समझ में आई अच्छे से? तो बच्चा, आज के इस टॉप 20 की बतिया यही खत्म होती है। असल में आज हम बाहर हैं तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड किए और बिना बतकही के एकदम सीधे सीधे पढ़ाई पर जुड़े, दर दर भाग के आ गए, आनंद से पढ़ लिया गया। आपके हृदय में ये ख्याल आवे कि गुरुजी जैसे बीच बीच में आप ये बता देते हैं, इस शब्द से ये बना, वो बना, वो बना, वो बना, इसको एक साथ कहीं मिल सकता है क्या? डिटेल से पढ़ना हो तो मिल सकता है। हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाइए तो आपको एक सचिवालय बैच मिलेगा। बच्चा, ये 501 की दक्षिणा है, ये बैच ले लोगे, एक बार पढ़ लोगे, जीवन भर तुमको लगेगा कि सबसे बेहतरीन अगर हमने कहीं दक्षिणा दी है तो वो यहाँ दी है।
आनंद आ जाएगा। ये जो 7 टॉपिक आरो आरो के आते हैं इनकी मास्टरी आ जाएगी। पर्यायवाची में शब्द बना कैसे, कहां से निकल के आता है, वाक्य शुद्धि में ये शब्द क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, वर्तनी कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, तत्सम तद्भव की कहानी क्या है, ये सब हमने बड़े डिटेल से थ्योरी पढ़ाई है। क्वेश्चन आंसर इसमें बिल्कुल नहीं है। इसकी कोई पीडीएफ हम नहीं देंगे आपके पास। चाहे जितना कम समय हो, एक दिन में 4 घंटा देखिए, हमको देखते चले जाइए और अपने हाथ से लिखते चले जाइए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रत्युत्पन्नमति लिखिए और प्रत्युत्पन्नमति वर्तनी शुद्धि में, और अगर आप खाली हमको सुन लें और उसके बाद आप पीडीएफ में पढ़ लें और अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में हथवा कांप जाएगा। इसलिए नोट करना जरूरी है। हम पीडीएफ नहीं देते हैं इसमें। आप बैच लीजिए, अब प्रेम से पढ़ लीजिए, एक बार आप समय दे दीजिए, इसके बाद आप ये जो 9:30 बजे हमको समय देते हैं इसमें प्रैक्टिस करिएगा और ये थ्योरी पढ़ के चले जाइए। कोई एग्जामिनर 55 से कम नंबर आपको दे दे तो लौट क्या कहिएगा। हाँ, बस जितना पढ़ाया और जो कह रहा हूँ ये कर लीजिएगा। और करबे नहीं करें गुरुजी खाली बैच वाले लिए हम कहें हमारे कम हो गए तो नहीं चलेगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ईमान से पढ़ लीजिए तो हिंदी की चिंता खत्म हो जाएगी बच्चा। उसके अलावा सीसैट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो सीसैट का एक निश्चय बैच चल रहा है, ये आप ऐप पर ले सकते हैं। इसमें ये 250-250 के आसपास पड़ेगा। ये फीस चूंकि समय बहुत कम बचा है तो कम है, आरो कोई कम नहीं है। और साकार ये रीजनिंग का बैच है, आरओ की रीजनिंग और सीसैट दोनों को कवर करेगा। यह भी 300 फीस है लेकिन 250 के आसपास पड़ जाएगा आपको, बैच पर अवेलेबल है। और एक बड़ी जरूरी बात बच्चा, जीएस की एक टेस्ट सीरीज हमने भी बनवाई है, अगर अभी तक ना जान पाए हो तो जान लो। 20 टेस्ट मात्र 200 में, 10 रुपये की एक टेस्ट पड़ा। इसमें 11 टेस्ट हम करवा चुके हैं। तो 11 टेस्ट अपलोडेड है पीडीएफ फॉर्मेट में। आप वो टेस्ट पर डे दे लीजिए, 2-2 दिन के अंतर पर जीएस दे लीजिए। गजब उसमें वो जो करंट अफेयर है उसका हमने सामंजस्य बिठाया है। और ये हमने नहीं बनाया है, जीएस के अच्छे अध्यापकों से, हमारे कुछ मेंस लिखे छात्रों ने और जीएस के एक अध्यापक हैं हमारे मित्र हैं, उन्होंने बनाया है। सब एक टीम ने उस पर रिसर्च करके बनाया है। बेहतरीन पेपर बना है। एक पेपर, अब एक पेपर फ्री भी पड़ा हुआ है उस पर। आप जाइए ऐप पर और इसको टेस्ट सीरीज वाले में जाइए, एक फ्री पेपर भी दे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा 11 टेस्ट हो चुके हैं। 9 टेस्ट साप्ताहिक यानी इतवार को हम टेस्ट अपलोड करते हैं, मंडे को उसका सोल्यूशन देते हैं। यदि आप दुनिया भर की तैयारी कर रहे हो तो एक ये सवाल 140 के 20 से टेस्ट और लगा लीजिए तो कहीं ना कहीं लाभ है होगा। परीक्षा में कोई हर्ज तो है नहीं। तो बच्चा आज की इस मुलाकात को, और ये सब मिलेगा कहाँ, हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ इस गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कोई दिक्कत हो तो ये नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज की कक्षा आपके लिए आनंददायी रही और फिर मुलाकात होती है अगले रोज। आज के एपिसोड में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहिए। बाय बाय बच्चा।